जा रहे हैं लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क ताकि स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन को करीब से देख सकें। लेह के रेस्क्यू सेंटर में एक और स्नो लेपर्ड को लाया गया है। ये एक दूर दराज गांव के भेड़ों के एक बाड़े में मिला और बाद में वाइल्ड लाइफ गार्ड्स और रेंजर्स इसे ट्रैंक्विलाइज और रेस्क्यू करके यहाँ लाए। ये कहानी है खैनरब फुनसुक जैसे गार्ड्स की कि वो कैसे इस कम दिखने वाले शिकारी की हिफाजत करते हैं। खैनरब 20 साल से यहां काम करते आए हैं। अपनी कोशिशों के जरिए ये हिम तेंदुओं और इंसानों के बीच की मुठभेड़ों को घटाते हैं और समुदायों को भी कंजर्वेशन में हिस्सेदार बनाते हैं। हिमालय के रेन शेडो इलाके में होने के कारण हेमिस में नाम मात्र बारिश होती है। यहाँ मिट्टी में नमी नहीं होती, जिस कारण यह इलाका एक ठंडा रेगिस्तान है। ऐसे में किसी के मन में सबसे पहले यही सवाल उठेगा, यहाँ जंगल कहाँ है? लेकिन इतने मुश्किल हालात में भी यहाँ जीवन और पेड़ पौधों की निशानियां मिल जाती हैं। अश्विका, यहाँ देखिए, यहाँ के जानवर इन पौधों को खाते हैं। इसे सूंघ कर देखिए, कितनी अच्छी खुशबू है ना। ये क्या है? इस पौधे का नाम आर्टिमीजिया है। इन पहाड़ों में जानवर इन्हीं पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। ऊंचाई वाले हमारे इस इकोसिस्टम में यही जंगल है। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी घास उग रही है, लेकिन ब्लू शीप इसे खाकर खत्म कर देती है। ये ब्लू शीप का मल है? हाँ, ये उन्हीं का मल है। हाँ, वहाँ सामने देखिए, वहाँ ब्लू शीप है। नजर आई? हाँ। क्या लोग इनका हमेशा से शिकार करते आए हैं? हाँ, शायद 30, 40 या 50 साल पहले लोग इनका शिकार करते थे। वो इन्हें खाते थे, लेकिन जागरूक होने के कारण लोग अब इन्हें नहीं मारते। अब ये इंसानों के काफी करीब आ जाती हैं। ये अब उनसे डरती नहीं, क्योंकि कोई इन्हें मारता नहीं है। हाँ। और ऐसा जानकारी बढ़ने की वजह से हुआ है। हाँ। हाँ। हम भेड़ के नजदीक आए तो इन्हें खुराक तलाशते हुए देखा। बेशक आपको यह इलाका बंजर लगेगा, लेकिन यहां उगने वाले पौधे काफी पोषक हैं। इस मुश्किल इलाके में जीवों की बहुत तरह की प्रजातियां हैं। यहां 37 मैमल और करीब 350 पक्षी प्रजातियां हैं। इनमें दुर्लभ लिंक्स से लेकर छोटा सा पीका तक शामिल हैं। और अगर किस्मत साथ दे तो आपको दुर्लभ टिबेटन वुल्फ भी नजर आ सकता है। देखिए, वो बर्फ पर चल रहे हैं। वो अब रिज लाइन पर पहुंच गए हैं। वो देखिए, उनमें से एक ऊपर चोटी पर पहुंचने वाला है। यहाँ से साफ नहीं दिख रहा। अच्छा। यहाँ जानवर और इंसान दोनों के लिए ही बहुत कम संसाधन मौजूद हैं, और यही बात लद्दाख में सस्टेनेबल लिविंग की संस्कृति को अनूठा बनाती है। बेहद ठंडी सर्दियों के बाद बसंत का आना 4 महीने की एक ऐसी अवधि मुहैया कराता है जब बर्फ पिघलती है और जिंदगी की हलचल फिर दिखने लगती है। खैनरब हमें अपने गांव ये दिखाने ले गए कि मौसम के बदलने से जिंदगी कैसे बदलती है। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बर्फ से पिघले पानी का पूरा फायदा उठाने में एक दूसरे की मदद करते हैं।
इन्हीं पहाड़ों में कहीं 14 साल की उम्र में केनरब ने पहली बार स्नो लेपर्ड देखा था, जिसने हमला करके एक ब्लू शीप को मार दिया था। यह घटना उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। हिम तेंदुआ काफी करीब था और उसकी खूबसूरती ने मुझे बहुत आकर्षित किया। खुशकिस्मती से जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का मौका मिला। केनरब को एक ऐसे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में रखा गया जहां स्टाफ की बहुत कमी थी। 4000 वर्ग किलोमीटर इलाके वाले हेमिस नेशनल पार्क में सिर्फ 3 ही वाइल्ड लाइफ गार्ड्स थे, यानी उसकी पूरी प्रोटेक्शन फोर्स। उनके लिए यह काम बहुत बड़ा था। ऐसे में वाइल्ड लाइफ विभाग के पास एक ही विकल्प था कि वो रिजर्व में रहने वाले लोगों को ही हिम तेंदुए का संरक्षक बना दें। पर सवाल था, कैसे? इसीलिए आपको उनके बारे में सोचना होता है कि उनके सामने कौन सी समस्याएं हैं और उनका हल क्या हो सकता है, ताकि आप उन्हें कंजर्वेशन की तरफ मोड़ सकें। गांव वालों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी स्नो लेपर्ड के साथ होने वाली मुठभेड़ें। तो कहाँ तक लेके गए थे आज? यहाँ भेड़ पालने वाले किसानों के बाड़ों में कुछ 100 भेड़ों का होना कोई अनोखी बात नहीं है, और जिस जंगल में संसाधनों की कमी हो वहां किसी स्नो लेपर्ड के लिए ये भेड़ें किसी लजीज दावत से कम नहीं। स्नो लेपर्ड भेड़ों के किसी बाड़े पर नजर रखता है और फिर किसी रात ये उनके बाड़े की तरफ बढ़ने लगता है। कम खुराक वाले ऐसे माहौल में इतनी सारी भेड़ों को देखकर स्नो लेपर्ड की लार टपकने लगती है और एक ही रात में ये 50 से 60 भेड़ों को मार सकता है, सिर्फ किसी एक को खाने के लिए। केनरब जैसे गार्ड्स का काम बहुत मुश्किल है। उन्हें गांव वालों को भी शांत रखना होता है और स्नो लेपर्ड्स को खतरे से भी बचाना होता है। भेड़ पालने वालों का गुस्सा अक्सर हिम तेंदुए पर निकलता है और वो कई तेंदुओं की जान ले चुके हैं। ऐसे में तेंदुओं को जंगल में छोड़ना पड़ता है। लोगों के साथ इनकी मुठभेड़ों को एक और कोशिश ने भी कम किया है। यह है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट द्वारा भेड़ों के बाड़ों को फिर से बनाना, ताकि उनमें स्नो लेपर्ड ना घुस पाए। वन अधिकारियों ने एक और चीज को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने यहाँ के समुदायों को स्नो लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए राजी कर लिया। शायद ये दुनिया में कहीं भी अपनी तरह की पहली कोशिश है। इसे कह सकते हैं स्नो लेपर्ड टूरिज्म। हेमिस में ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले ये अकेले जीव जबरदस्त सर्दियों वाले महीनों में धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। ये ठंड का सामना कर सकते हैं, लेकिन दरअसल इनका शिकार बनने वाले जीव निचले इलाके में आ जाते हैं। जो लोग स्नो लेपर्ड को देखने का जुनून रखते हैं
वो इस कम दिखने वाली बिल्ली की एक झलक पाने के लिए पूरी दुनिया से यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने स्थानीय युवकों को एक अनोखी ट्रेनिंग दी। उन्होंने स्नो लेपर्ड्स को देखने में सैलानियों की मदद करनी शुरू की और अब उसके अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। हेमिस में मौजूद अन्य वाइल्ड लाइफ गार्ड कैनरब और स्मल्ला नौसिखियों की सहायता करते हैं। सैलानी गांव के घरों में रहते हैं और इससे स्थानीय लोगों को दोहरा रोजगार मिलने लगता है। और ये तमाम फायदे कम दिखने वाले शान की वजह से ही हैं। हम रुम्बक विलेज गए। ये स्नो लेपर्ड टूरिज्म वाले केंद्रों में से एक है। कैनरब ने हमें कंजर्वेशन से जुड़ी योजना के पीछे मौजूद सोच के बारे में बताया। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि यहाँ गांव की जिंदगी को कैसे कायम रखा जाए, क्योंकि गांव शहर में बदलते जा रहे हैं। ऐसा और कोई मौका नहीं था जो युवा पीढ़ी को गांव की तरफ वापस खींच पाता। इन पहाड़ों में लोग और जानवर सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। अगर ये गांव खाली हो जाएंगे तो इन जानवरों पर क्या असर पड़ेगा? इन जानवरों का इस्तेमाल इन दूर दराज इलाकों में कमाई के जरिए के तौर पर किया जा सकता है। तो हमने वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जैसे तरीके को बढ़ावा दिया ताकि गांव के लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा हो और स्नो लेपर्ड की अहमियत को समझ सकें। इससे इंसान और जानवर दोनों को फायदा होगा। वेलकम टू रुम्बक। ओह, थैंक यू। सर्दियों के 4 महीनों में लोग इतनी कमाई कर सकते हैं कि पूरे साल का खर्च निकल जाए। टूरिज्म से हुई आमदनी ने इस 1 किलोमीटर लंबी बाड़ को बनाने में मदद की है ताकि ब्लू शीप को किसानों की गर्मियों की फसलों से दूर रखा जा सके। रुम्बक गांव में अब भेड़ों को पालना बंद किया जा चुका है, तो इंसान और स्नो लेपर्ड की झड़प खत्म हो गई और तेंदुए की जान बच गई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रुम्बक में स्नो लेपर्ड्स की काफी बड़ी आबादी है, तो अगला काम था इनमें से कुछ को कॉलर पहनाना। इस काम को करने में पहले कभी कामयाबी नहीं मिली थी। रुम्बक से लद्दाख और बाकी जगहों पर भी स्नो लेपर्ड को ट्रैक करने और इसके व्यवहार, हैबिटेट और तादाद का अध्ययन करने के लिए कैनरब पीएचडी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। हेमिस में स्नो लेपर्ड्स को कॉलर लगाना एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। बाघों या शेरों के उलट स्नो लेपर्ड्स को गहराई से शायद ही स्टडी किया गया हो। टीम जब स्नो लेपर्ड्स की मौजूदगी का पता लगाने जा रही थी तो हम भी उसके साथ हो लिए। उनका पता पंजों के निशान या स्क्रैपिंग मार्क्स के जरिए लगाया जाना था। यहाँ पर ये देखिए, ये हैं पंजों के निशान। ये देख रही हैं आप? हाँ, 1 2 3। जहां पंजों के निशान मिलते हैं वहां तेंदुओं के लिए फंदे लगाए जाते हैं। हमने 4 तेंदुओं को कॉलर लगाए हैं और इनका बड़ा फायदा होता है। इन फंदों में कुछ स्थानीय बदलाव हमेशा किए जाते हैं। कभी कभी यहाँ फंदे नहीं लग पाते क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, इसलिए दूसरी जगहों पर जो चीज़ें कामयाब होती है वो यहाँ नहीं होती। कट ट्यूब वगैरह जैसी चीज़ें इसी इलाके में इस्तेमाल होती हैं। स्नो लेपर्ड का रास्ता कुछ इस तरह का बना दिया जाता है कि उस फंदे पर पंजा रखना ही पड़ता है और वो फंस जाता है। फंदे इस तरह बनाए जाते हैं कि तेंदुओं को चोट ना आए। फिर उन्हें रेडियो कॉलर लगाकर छोड़ दिया जाता है। हमने डार्टिंग और कॉलर लगाने की दुर्लभ कार्यवाही देखी। कैनरब और स्मल्ला जैसे गार्ड्स के लिए यह एक बहुत ही गर्व भरा पल होता है। ये लोग अपनी सीमित ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके इन संवेदनशील ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। इन दूर दराज हैबिटेट्स में और कोई विकल्प है ही नहीं।
और लिंक्स को कॉलर लगाने का ये एक बहुत ही दुर्लभ नजारा है। आइए इस तरफ। किसी प्रजाति को बचाने के लिए सबसे अहम बात होती है उसकी इकोलॉजी, व्यवहार और गतिविधि को समझना। मिसाल के लिए इस डेटा का इस्तेमाल इंसान और तेंदुओं की झड़पों को कम करने, उनके हैबिटेट को समझने और उनकी गतिविधि, इकोलॉजी और एक्टिविटी को जानने के लिए किया जा सकता है। यानी इससे काफी जानकारी मिलेगी। लेकिन उस दिन हम कुछ और भी देखने वाले थे, इनकी आपसी रिश्ते वाली एक छिपी हुई दुनिया को। कोई स्नो लेपर्ड अपने इलाके की निशानदेही रात में करता है और कुछ घंटे बाद इसकी गंध को सूंघकर एक भेड़िया पहाड़ों के इस सबसे बड़े शिकारी से डरकर भाग जाता है। मैंने अपने काम के दौरान कभी इस तरह का नजारा नहीं देखा है। पंकज ने हमें हेमिस में कॉलर वाले 4 तेंदुओं के रियल टाइम मूवमेंट्स को दिखाया। कॉलर वाला हमारा एक स्नो लेपर्ड आसपास ही घूम रहा है, तो हम इस जानवर को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आप ये जानवर देख भी सकती हैं। ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी शर्मीली बिल्ली है। मुश्किल ऊंचे इलाकों और बेरहम क्लाइमेट्स में स्नो लेपर्ड्स का पीछा करना अपने आप में एक चुनौती है। तेंदुए अक्सर ऊंची पहाड़ियों पर घूमते हैं। वहां कैमरा ट्रैप्स लगाना और उनकी निगरानी करना बहुत खतरनाक काम होता है। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों में यह इनके काम का एक आम दिन है। हम टिबेटन एंटीलोप और वाइल्ड याक का सर्वे कर रहे थे कि तभी इन्हें ऊंचाई की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हो गई। हाँ, इसलिए उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। अचानक ही? हाँ, ये पहाड़ दिखने में खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये जानलेवा हैं। कभी कभी आप नज़ारों का मजा ले रहे होते हैं, आपको कुछ महसूस नहीं होता, आप चढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर अचानक ऊंचाई आप पर असर डालती है और इसीलिए मेरे सिर का पल्मोनरी वाल्व ब्लॉक हो गया। हमें साथ साथ यहाँ गश्त लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप अकेले हों और आपको कुछ हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गिरे या कहाँ मर गए। इस नाजुक दुनिया में बौद्ध धर्म कंजर्वेशन के सिलसिले में एक अहम रोल निभाता है। ये इंसानों और जानवरों दोनों के प्रति करुणा का भाव रखना सिखाता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको सिर्फ अपने प्रति ही नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अपनी जिंदगी कायम रखना तो आसान है, लेकिन उससे भी अच्छा ये होगा कि आप जीवों के लिए भी कुछ करें जिनका इस दुनिया में कोई प्रतिनिधि नहीं होता। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हिमालय के लद्दाख जैसे इकोसिस्टम्स पर जलवायु में बदलाव का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह
कि शहरीकरण का दुष्चक्र इससे भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिंदा रहने के ये तौर तरीके बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं और हेमिस और स्नो लेपर्ड पर इसका जो असर पड़ेगा वो जानलेवा हो सकता है।